नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए एपिसोड में, नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। फिर लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हाँ, बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा है। कानून, पॉलिटिक्स, पुलिस, माफिया, संविधान और 2024 का आम चुनाव। बड़ी दिलचस्प खिचड़ी, पंचमेवा खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी का त्यौहार भी आप मनाने वाले हैं, तो आपको अग्रिम बधाई। तो ये जो काला खेल है, काली सच्चाई है बिहार शराबबंदी का, उस पर लेकर आया हूं मैं एक नया मुकदमा। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, ज्वाइन बटन भी दबा लें और अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार उस तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं आज का यह मुकदमा शुरू करूं उसके पहले एक ज़रूरी सूचना। कल जैसा कि वादा है आपसे कि बिल्किस बानो प्रकरण पर अपराधियों का क्या होगा, अपराधी कहाँ हैं, इस कानूनी फैसले से आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन संदर्भों में एविडेंस एक्ट CRPC IPC के तहत यह एक लैंडमार्क जजमेंट है और कानूनी प्रावधानों में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं और क्या सरकार इनको रिमिशन, सजा माफ़ी देगी या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अंतिम माना जाए। इन सारी बातों पर कल आपसे सीधे YouTube लाइव के माध्यम से मैं प्रस्तुत रहूँगा दिन के 2:30 बजे। तो आइए कल मिलते हैं दिन के 2:30 बजे YouTube लाइव में, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वादा किया था। और आज का यह मुकदमा बिहार शराबबंदी पर शुरू करते हैं। बिहार शराबबंदी पर हमारा पहला एपिसोड आपने खूब देखा, आप देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। फिर आप कहेंगे कि वकील साहब ऐसा क्या हो गया, बिहार में क्या शराबबंदी खत्म होने जा रही है, क्या नई बात आप लेकर इस शराबबंदी एपिसोड में आ रहे हैं। तो जी हाँ, कुछ नया है, कुछ अभूतपूर्व है, कुछ दिलचस्प है और यह 2024 के चुनाव से सीधे सीधे तौर पर जुड़ा है। आपको अगर वह दृश्य याद है धीरेन्द्र साहू का, जहां 300 करोड़ रुपए अभी अभी झारखंड में, रांची में धीरेन्द्र साहू जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके घर जो बरामद हुआ है उसका क्या कनेक्शन है बिहार की इस शराबबंदी कानून से, इन सारी बातों का यहाँ पर आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। देखिए, 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं उन बिंदुओं को नहीं छू रहा यहाँ जिनको कि मैंने पिछले एपिसोड में कवर किया था, लेकिन विषय परिवर्तन हेतु कुछ बुनियादी बातें आपको बता दूं कि बिहार की यह जो शराबबंदी नीति है वह सभी पार्टियों, इसमें सारे दल की सहमति से, जिसमें भाजपा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक दल था उस समय सरकार का, उसकी सहमति से यह पॉलिसी लागू हुई है। और किसी भी पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में खुलेआम इसका विरोध करने की शक्ति नहीं दिखाई देती, सिवाय मांझी जी को, जो कि अक्सर इस पर खुलेआम स्पष्ट तौर पर बोलते रहते हैं और गरीबों गुरबों के सवाल को उठाते रहते हैं।
तो यह तो हो गया राजनीतिक पक्ष। कानूनी पक्ष पर पटना उच्च न्यायालय ने बहुत सख्त टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है, और उन सब की टिप्पणियों के बाद जो बिहार सरकार ने अपना हलफनामा पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हो सकता है कि मैं अगले एपिसोड में आपके सामने दस्तक दूं इस सवाल पर, तो मैं इस विषय पर एक PIL लेकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होऊंगा, पटना हाई कोर्ट में खड़ा होऊंगा। इस क्या हुआ सरकार के उन बातों का जो न्यायालय ने टिप्पणी की है। वह विषय यह है कि सरकार पे, सरकार के न्यायालयों पर बेवजह शराबबंदी कानून में पकड़े गए लोग जो या तो जेल में बंद हैं, उनके बेल का मुकदमा, उनके केस का ट्रायल कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर चुका है। कोर्ट के पास दूसरे विषयों पर काम करने का वक्त नहीं है। और इसी के बारे में बिहार सरकार से कोर्ट ने अविलंब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात कही थी, जिस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वह एक अलग मसला है। 5 लाख से ज़्यादा केस इस वक्त बिहार के न्यायालयों में शराब नीति, बिहार एक्साइज पॉलिसी के रिलेटेड लंबित हैं। लाखों लोग जेल में बंद हैं जो कि छोटी जातियों से आते हैं, गरीब हैं। किसी भी अभी बिहार के इस लंबे 16 से लेकर के 23 तक के दौर में किसी कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई करते पुलिस नहीं दिखी है, किसी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं दिखी है, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, एक्साइज अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। यह कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग जो कहीं 1-2 बोतल पीते, 1-2 गिलास पीते पाए गए हैं, ज़्यादातर उन केसों में की गई है। जैसे यह साफ पता चलता है, और कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि इस वक्त शराबबंदी बिहार का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है, जिसमें न सिर्फ गांव वाले, बच्चे, पुलिस अधिकारी, राजनेता सब के सब बहती गंगा में घी से नहा रहे हैं, सराबोर हैं, पैसों की बारिश हो रही है। तो ये एक सबसे बड़ा व्यवसाय और उद्योग इस वक्त बिहार में अगर कोई है तो वह शराबबंदी है। लोग माला माल हो गए हैं, अट्टालिकाएं पीट चुके हैं, 3 मंजिले और 4 मंजिले मकान इस अवैध व्यापार से पैसे कमाकर उन्होंने खड़े कर लिए। और तो और ड्रग का कारोबार बढ़ा है। ऐसी दवाइयां जिससे नशा होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन का कारोबार बढ़ा। ये सब पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणी है। और बिहार की जनता जो टैक्स पेयर जनता है, बिहार एक तरफ स्पेशल स्टेटस और स्पेशल ग्रांट की मांग करता है केंद्र से, दूसरी तरफ अब तक 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान शराबबंदी के कारण बिहार को हो चुका है। और तो और एक तरफ इस टैक्स का लॉस है, जिससे बिहार के विकास प्रगति रुकती है। बिहार के लोगों को दवाएं नहीं मिलती हैं, हॉस्पिटल नहीं खुलते, सड़क नहीं बनते, स्कूल्स का निर्माण नहीं हो रहा, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ शराबबंदी रोकने के लिए इस पर भी बजट का एक बड़ा हिस्सा रोकने हेतु खर्च किया जा रहा है। तो यह 2 तरफा मार इस वक्त इस असफल शराब नीति के कारण बिहार की जनता को हो रहा है। जनाब, अगर यह नीति सफल होती तो शायद आपका समर्थन करने की बात होती, लेकिन नीति पूरी तरह से असफल है। शराब बिहार में बहुतायत उपलब्ध है, जब चाहो जहां चाहो होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध है। यह एक ओपन सीक्रेट है, सत्य है, सब लोग जानते हैं। तो नीति तो सफल हुई नहीं, तो नुकसान क्यों सहे जनता? इसका जवाब नीतीश कुमार नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अपनी जिद है, अपना अहंकार है, और वह शराब की पाबंदी जो है, जो उस पर प्रोहिबिशन है, उसको वो लागू
रखे हुए हैं। देखिए, एक सर्वे हुआ नेशनल हेल्थ मिशन का। उस सर्वे की रिपोर्ट यह बताती है कि इस वक्त बिहार में शराब की खपत महाराष्ट्र से ज़्यादा है। जी हाँ जनाब, बिहार में इस वक्त शराब की खपत महाराष्ट्र जैसे प्रदेश से ज़्यादा है, मुंबई से ज़्यादा है, पटना में शराब की खपत। फिर बताइए इस बैन का क्या फ़ायदा? उल्टे दो तरफा मार, 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान, और शराब बंदी के नाम पर लॉ एंड व्यवस्था पूरी तरह से भंग। पुलिस कानून और व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पाती, सिर्फ बोतल खोजते चलती है। न्यायालय में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, सिर्फ शराब से रिलेटेड, एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड मुकदमों का अंबार लग चुका है। और इन सारी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सरकार का इस पर अतिरिक्त व्यय हो रहा है। ये अमेरिका की ही कहानी दोहराई जा रही है, जहां पहली बार शराबबंदी लागू हुआ था और वहां यह देखा गया कि शराबबंदी के बाद शराब के खपत में 11% की वृद्धि आई, और तो और 600 करोड़ बिलियन डॉलर रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ, और शराबबंदी को बनाए रखने के लिए 300 मिलियन डॉलर्स का अतिरिक्त खर्च सरकार को करना पड़ा। कुछ इसी तरह की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश से आई, कुछ इसी तरह की रिपोर्ट हरियाणा से आई, जहां महाराष्ट्र से आई। जहां जहां शराबबंदी लागू की गई वहां वहां यह औंधे मुंह गिरी। और इसी मद्देनज़र, इसी दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए मणिपुर की घटना जो सुर्खियों में बनी रही, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही शराबबंदी लागू थी। यही ड्रग कार्टेल वहाँ भी सक्रिय था। और इन बातों को देखते हुए मणिपुर ने अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह पूरी तरह से अपने प्रदेश में शराबबंदी खत्म कर दी। इसके 3 फायदे हो रहे हैं। ड्रग के खपत में कमी आई है, राज्य को 600 से 700 करोड़ रुपए का नया टैक्स मिल रहा है, जो वहाँ के विकास में, युवाओं को रोजगार देने पर खर्च किया जाएगा। और जहरीली शराब से होने वाली मौतें भी रुक गई हैं। और तो और गुजरात भी अब पूरी तरह से ड्राई स्टेट नहीं रहा। हाल ही में गुजरात की सरकार ने यह फैसला किया है कि वहाँ जो उनकी गिफ्ट सिटी है, वहाँ पर क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में शराब का कंजम्पशन और सेल दोनों लीगल होगा, वैध होगा। अर्थात शराब पीना और शराब की बिक्री पर से प्रतिबंध गुजरात ने हटा लिया है। तो एक तरफ गुजरात जैसे राज्य हैं जो ड्राई स्टेट होते थे, वह मौजूदा स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए शराब पर से बैन हटा रहे हैं। मणिपुर जैसे राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्य हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं। और बिहार में इस हठ धर्मिता की कीमत बिहार की जनता चुकाने पर मजबूर है। मैंने टेलीविजन चैनल पर पिछले दिनों खुलेआम एक आरोप लगाया था कि इस शराबबंदी के पीछे राजनीतिक मकसद है, और वह मकसद अब सीधे तौर पर सामने आ गया, उसके प्रमाण मिल गए। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। वैसे ये बात मैंने खुलेआम कई टीवी चैनल पर, आज तक, रिपब्लिक पर कही है, और मेरी इस संदेह को अब प्रमाण मिल गया है। आप कहेंगे वकील साहब वो प्रमाण क्या है? मैं बताता हूं इस खेल में राजनीतिक खेल क्या है। राजनीतिक खेल ये है कि बिहार के 50,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का सीधा फायदा वेस्ट बंगाल को मिलता है।
झारखंड को मिलता है, इधर नेपाल को मिलता है, और झारखंड और ममता दी इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो ये 50,000 करोड़ रुपए का फंड, सरकारी फंड जो वैध फंड है, वह मोदी जी से चुनाव लड़ने के खिलाफ इस्तेमाल होगा इस 2024 के चुनाव में। यह तो हो गया वो सरकारी फंड, वैध फंड, जिससे कि ममता जी, झारखंड सरकार भारी स्तर पर सरकारी विज्ञापन के माध्यम से इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, ठेके दे रहे हैं अपने लोगों को, और उससे कमीशन की रकम प्राप्त हो रही है। और दूसरी तरफ वह अवैध फंड है जो कि लाखों करोड़ में है, जो प्रतिवर्ष उस पैरेलल मार्केट से, उस होम डिलीवरी मार्केट से जनरेट हो रहा है, जो सीधे तौर पर जनता दल के मुखिया नीतीश कुमार की जेब में जा रहा है, लालू प्रसाद की जेब में जा रहा है, और धन का एकत्रीकरण हो रहा है ताकि मोदी जी को चुनाव में पटकनी दी जा सके। वह जो 300 करोड़ रुपया धीरज साहू के साथ के घर पकड़ाया है, वह इसका स्पष्ट प्रमाण है। वह पैसा शराब का है। धीरज साहू उस इलाके के एक बहुत बड़े शराब व्यापारी के तौर पर जाने जाते हैं। यह उनका पुश्तैनी व्यवसाय है जो कि खानदानी दर खानदानी चला आ रहा है। शिव प्रसाद साहू उस इलाके के, उनके दादा, उनके रिश्तेदार बड़े नाम हैं और बड़ा कार्टेल चलाते हैं दारू का। और यह पैसा जो पकड़ा गया है वह बिहार में जो इलीगल दारू सप्लाई हुई है झारखंड से, यह उसी की खेप थी। और शायद मोदी जी को इसकी जानकारी हुई। मैंने जो टीवी चैनल पर कहा उसका संज्ञान लिया यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने, और धीरज साहू के यहाँ यह छापेमारी की गई और 300 करोड़ रुपया पकड़ा गया जो उनके एक दिन का कलेक्शन था। तो आप अंदाज कीजिए कि बिहार का यह इलीगल ट्रेड किस तरह से चुनावी फंड बनाए जाने के लिए काम कर रहा है, और इसका भुगतान बिहार की जनता भुगत रही है। और बिहार बीजेपी भी इस खेल को अभी तक समझ नहीं पाई है, और मोदी जी और अमित शाह भी पता नहीं इस खेल को पूरी तरह समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन धीरज शाही के घर छापेमारी में अगर एक दिन के कलेक्शन की रकम 300 करोड़ रुपए हो सकती है, तो आप अंदाज करें कि कुल कितना बड़ा फंड इन लोगों ने अब तक मोदी जी से मुकाबला करने के लिए, यह जो चैनल है धीरज साहू वाया कांग्रेस, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तैयार किया है। और यह चिंता का विषय है, और मोदी जी के लिए बिहार की डगर कठिन हो सकती है। इसलिए समय रहते इस पर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की ज़रूरत है। अगर इस पर ठीक से कार्रवाई की जाए तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और नेपाल में आपको कई ऐसे धीरज साहू मिलेंगे जिनका फंड कलेक्शन 3,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन से ज़्यादा है। गंभीर आरोप है, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य मैंने आपके सामने रखा। फैसला करना आपका काम है, संज्ञान लेना अधिकारियों का काम है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विस्फोटक सवाल के साथ, कानून के सवाल के साथ, हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।